हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का फिर से अपने चैनल बीएचओ वाले पे। तो आज पीवाईक्यू के सीरीज में हम लोग देखेंगे जो 24 में क्वेश्चन पूछे गए थे उसका हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा द क्रोनोलॉजी बेस्ड है, कार्ल मार्क्स की राइटिंग से रिलेटेड है। इसमें 4 राइटिंग्स दिए गए हैं कार्ल मार्क्स से, उसको हमको अरेंज करना है। तो जो द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है 1848 में पब्लिश हुआ था और गोथा एम्पायर जो है 1875 में। और जर्मन आइडियोलॉजी की बात करें तो सबसे पहले ये 1846 में ये पब्लिश हुआ था और ये जो 18th बर्मायर ऑफ लुइस बोनापार्टे ये 1851 और 52 में ये आया था। तो इस हिसाब से अगर हम अरेंज करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले जो है जर्मन आइडियोलॉजी सी ऑप्शन ढूंढेंगे तो सबसे पहले हमको दिखेगा थर्ड वाले में और सेकेंड वाले में CADB। तो राइट क्रोनोलॉजी का इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 2 होगा। ओके, सेकेंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो ये थोड़ा सा थ्योरी बेस्ड है। लैटिन अमेरिका प्रोवाइड द बेस्ट इंस्टेंस टू द टेक्नोक्रेटिक कल्चर द टेक्नो वॉइस वेयर द कोरहेट ऑफ यूरोपियन एंड अमेरिकन ट्रेंड ग्रेजुएट्स who influenced economic policy making much the continent notable Chile in the final decade of the which country। तो ये जो टेक्नोक्रेट का जो कल्चर आया था ये 20th सेंचुरी में आया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन जो है फिर से क्रोनोलॉजी बेस्ड है और इस बार जो है IPS से है, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम से है, जिसमें हमको अरेंज करना है उनके प्रेसिडेंट और उनके टाइमलाइन के हिसाब से। तो यहाँ पे नीलम संजीवा रेड्डी, जाकिर हुसैन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और प्रणब मुखर्जी। अगर इसमें देखें सबसे पहले तो जो सबसे जो रिसेंट वाला है इन चारों में, तो सबसे रिसेंट वाला आपको देखने के लिए मिलेगा प्रणब मुखर्जी। तो सबसे लास्ट में हम लोग ऑप्शन मिलाएंगे तो डी इसमें भी है, डी इसमें भी और डी इसमें भी। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा। अगर हम बात करें इन तीनों में तो उससे सबसे पहले जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है हमारे थर्ड प्रेसिडेंट हुए थे। तो बी से स्टार्ट होता हुआ और डी पे खत्म होता हुआ हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है और जो कि इसमें तो थर्ड ऑप्शन कट चुका है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही आंसर होगा इसके लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन क्रोनोलॉजिकली अकॉर्डिंग टू द ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। फिर से एक क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है आईआर से रिलेटेड है। आसियान, नैम और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन और सार्क। तो सार्क का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1985 में हुआ था ढाका डिक्लेरेशन से। ओके, और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन 1945 में एस्टेब्लिश हुआ था। नैम जो है और ये आसियान जो है 1967 में हुआ था और नैम 1955-56 में हुआ था। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम ऑप्शन को मैच करेंगे तो सबसे पहले यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन सी से स्टार्ट होता हुआ हमारे पास जो है। उसके बाद देखेंगे कि 1945 के बाद हमारे पास है 1955 नैम। तो सी के बाद बी हमको सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में देखने के लिए मिलता है। तो राइट क्रोनोलॉजी जो होगा CBAD। ओके, तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और हमें करेक्ट आंसर ढूंढना है इसमें से। द प्रेसिडेंट कैन नॉट सेंड बैक अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल टू द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट। The judiciary also have the power to amend the constitution। जुडिशियरी के पास कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का पावर नहीं होता है। तो जो ऑप्शन नंबर जो स्टेटमेंट बी है जो फॉल्स है। और इस हिसाब से अगर हम ऑप्शन को मैच करें तो बी इसमें भी है तो ये गया, इसमें भी है और इसमें भी है। तो इस हिसाब से अगर हम ऑप्शन को मैच करते हैं तो ACD जो होगा करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए सही आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। Which of the following statement are correct about the theories of the global justice। ग्लोबल जस्टिस के थ्योरीज जो दिए गए थे उसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। थॉमस फॉगे इन हिज वर्क द लॉज ऑफ द पीपल हैज एड्रेस्ड सम ऑफ द इश्यूज ग्लोबल जस्टिस। देखिए द लॉज ऑफ द पीपल जो है ये थॉमस फॉगे का लिखा हुआ नहीं है। ये जो बुक, एक सेकेंड, ये जो बुक है ये जॉन रॉल्स का बुक है। तो स्टेटमेंट 1 जो है पहले से ही इनकरेक्ट है। तो अगर ऑप्शन मैच करें तो ए इसमें भी है, ए इसमें भी और इसमें भी है। तो इस हिसाब से BCD जो होगा करेक्ट आंसर है इसके लिए। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 6। आगे का स्टेटमेंट आप पढ़ लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं।
द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व लोकसभा ऑन, प्रेसिडेंट जो है लोकसभा को डिसॉल्व करता है, लेकिन किसके रिकमेंडेशन से? तो वो जो रिकमेंडेशन होता है वो काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर के रिकमेंडेशन से होता है, ठीक है। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से नहीं होता, राज्यसभा के रिकमेंडेशन से नहीं होता, और ना ही रिकमेंडेशन ऑफ द लोकसभा से होता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड होगा जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और पूछ रहा है कि कौन सही नहीं है, विच वन इज नॉट करेक्ट। ओके, इसको खासा ध्यान रखेंगे कि करेक्ट पूछ रहा है या नॉन करेक्ट पूछ रहा है। द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम इज फॉलोड फॉर द ऑल इलेक्शन इन इंडिया, नहीं, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो है ऑल इलेक्शन के लिए नहीं होता। जैसे राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू होता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 जो है इनकरेक्ट है, तो स्टेटमेंट 1 के हिसाब से ये और ये ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 नहीं होगा। सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डज नॉट प्रोवाइड सुपरवाइज पंचायत एंड म्युनिसिपल इलेक्शन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शन के लिए जिम्मेदार नहीं होता है, उसके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन बनी हुई है, तो ये भी जो है इनकरेक्ट है। तो अब देखें स्टेटमेंट थर्ड पढ़ते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट रिमूव द इलेक्शन कमिश्नर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट रिमूव द इलेक्शन कमिश्नर। फोर पहले पढ़ते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ द मोर देन वन इलेक्शन कमिश्नर इज इन द इलेक्शन कमीशन इज मैंडेटरी, ये मैंडेटरी नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डज नॉट सुपरवाइज द पंचायत, ये तो सही है स्टेटमेंट है, क्योंकि इलेक्शन ऑफ कमीशन ये सुपरवाइज नहीं करता है। तो गलत कौन कौन सा है? ए सी डी, ठीक है। बी सही है, तो बी इसमें भी और बी इसमें भी है, ओके। और ये तो पहले से गलत होता है, ऑप्शन नंबर 1 जो होगा इसके लिए सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। Who among the following political thinker was the author of the precept of the Jesus, the guide to the peace and happiness? ये जो फेमस बुक है ये राजा राम मोहन रॉय के द्वारा लिखा गया है और ये बंगाल से रिलेटेड है। आत्मीय सभा इनके ही द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लोकल बॉडी अम्यूजमेंट वाज रिकमेंडेड बाय द विच ऑफ द बॉडीज, ये जो रिकमेंडेशन दिया गया था ये सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के कमीशन के द्वारा दिया गया था, ठीक है, जो 1956 में आता है। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। Who among the following thinker wrote the sexual politics, ये जो सेक्सुअल पॉलिटिक्स जो फेमस बुक है ये फेमिनिस्ट थिंकर केट मिलेट के द्वारा लिखा गया है, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इन द 1971 इंडिया पाकिस्तान वार यूएस सेंट विच ऑफ द एयरक्राफ्ट कैरियर टू द बे ऑफ बंगाल इन द सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान। 1971 में जो वार हुआ था उसमें यूएसए जो है पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था और उसके सपोर्ट में 7th फ्लीट नामक एक एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा जाता है, ओके। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। The Marxian theory of surplus value is largely derived from the theory of देखो जो मार्क्स जो थे वो काफी ज्यादा प्रभावित है डेविड रिकॉर्डर से। तो जो डेविड रिकॉर्डर का जो इन्फ्लुएंस जो मार्क्स पे पड़ता है वहीं से मार्क्सियन थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू डिराइव्ड होता है जो मार्क्स देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है 13 नंबर क्वेश्चन के लिए राइट है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। Which of the following is not a realist thinker? Not a realist thinker, कौन इसमें से जो है रियलिस्ट थिंकर नहीं है? थॉमस हॉब्स, केंट वॉल्श, वुड्रो विल्सन और हैंस जो मॉर्गनथाउ। तो जो वुड्रो विल्सन ये लिबरल थिंकर है। इन्हीं के द्वारा लीग ऑफ नेशन भी एस्टैब्लिश किया जाता है जो कि आगे चल के फेल हो जाता है, ठीक है। लेकिन थॉमस हॉब्स, केंट वॉल्श और हैंस जो मॉर्गनथाउ हैं रियलिस्ट थिंकर हैं और हैंस जो मॉर्गनथाउ को फादर ऑफ रियलिज्म भी कहा जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ेंगे। क्रोनोलॉजी बेस्ड है। सार्क स्पेशलाइज्ड बॉडीज अकॉर्डिंग टू द ईयर ऑफ इट्स एस्टैब्लिशमेंट। तो सार्क डेवलपमेंट फंड जो है 2010 में एस्टैब्लिश होता है। आर्बिट्रेशन काउंसिल जो है 2013 में एस्टैब्लिश होता है और एग्रीकल्चर
अच्छा, इसको पहले मैच कर लेते हैं। ए के बाद बी किस में है? ए के बाद बी इसमें भी है और इसमें भी है, ओके। और ए के बाद बी इसमें भी है। ऑप्शन नंबर 4 कैंसिल हो जाएगा। साउथ एग्रीकल्चर सेंटर जो है 1998 में होता है, ठीक है। तो अगर इन तीनों से अगर हम मैच करना चाहें तो डी से स्टार्ट होता हुआ और ए के बाद बी ऑप्शन नंबर 3 में दिखता है। तो राइट आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए ऑप्शन नंबर 3 होगा, ठीक है, डी ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक हैज नॉट रिटेन बाय द डॉक्टर बी आर अम्बेडकर? इनमें से कौन सी किताब जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो थाउथ ऑन पाकिस्तान, एलिनेशन ऑफ कास्ट एंड द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज एंड प्रॉब्लम ऑफ रुपीज एंड ओरिजिन एंड सॉल्यूशन, ये तीनों किताब जो है डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया है। लेकिन ये जो गांधी नेहरू टैगोर जो है ये अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल थिंकर इज द ऑथर ऑफ द बुक मैनेवर्स? तो जो फेमस किताब, ये एक फेमिनिस्ट बुक है और इस बुक का जो फेमस राइटर है वो है हमारे सिंथिया एलोने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। Who among the following political thinkers said equal should be treated as equal and unequal should be treated as unequal? बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है। एरिस्टोटल पढ़ेंगे तो यह स्टेटमेंट आपको जरूर पढ़ने के लिए मिलेगा। तो इस क्वेश्चन नंबर 18 के लिए जो राइट आंसर है एरिस्टोटल होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 18। लीगल थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी इन मॉडर्न टाइम वाज फर्स्ट प्रोपोनेटेड बाय? मॉडर्न टाइम में जो सोवरेनिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो जीन वार्डिन के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर इनसे थोड़ा और उससे पहले की बात करें तो जीन ऑस्टिन को भी सोवरेनिटी से रिलेट किया जाता है, ठीक है। इनको फादर ऑफ पॉजिटिविज्म भी कहा जाता है, लीगल पॉजिटिविज्म, ठीक है। और ये टी.एच. ग्रीन जो है एक पॉजिटिव लिबर्टी के प्रोपाउंडर हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। टी.एच. मार्शल डिवाइड सिटीजनशिप इनटू 3 पार्ट्स, विच आर दिस? तो टी.एच. मार्शल जो है सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट में बताते हैं कि जो राइट्स हैं वो सिविल, पॉलिटिकल और सोशल होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए, ओके। सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट में टी.एच. मार्शल एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हो जाते हैं। इससे हर साल एक 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिलता ही है। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। What were the main reason of the collapse of the communism and the end of the Cold War? बहुत ही थियोरेटिकल बेस्ड है, लेकिन इसको समझने के लिए आपको ज्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं। थोड़ा सा आप समझेंगे कि ये जो कोल्ड वार चल रहा था उसमें जो यूएसए और यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में जो कन्फ्लिक्ट हो रहा था उसके बीच में आप कोलैप्स देखते हैं यूएसएसआर का। तो उसमें जो मेन रीजन था वो द स्ट्रक्चर ऑफ वीकनेस ऑफ द सोवियत स्टाइल कम्युनिज्म, सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान, द इम्पैक्ट ऑफ द गोर्बाचेव रिफॉर्म प्रोसेस, इकोनॉमिक एंड कल्चरल ग्लोबलाइजेशन। जो ये ऑप्शन नंबर, ये जो स्टेटमेंट बी जो है ये मेन रीजन नहीं था, ये 1979 में होता है, लेकिन ये मेन रीजन नहीं था, ठीक है। ये तीनों को आप मेन रीजन में इंक्लूड कर सकते हैं। तो इस हिसाब से ए सी डी ऑप्शन नंबर 3 में देखने के लिए मिलता है। तो 21 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ए सी डी, ओके। 22 को देखते हैं। हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया? बहुत ही आसान सा सवाल है, ये हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं कि जो 12 मेंबर्स जो होते हैं नॉमिनेट किए जाते हैं राज्यसभा के प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 22। 23 को देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग पॉलिटिकल थिंकर एस्टैब्लिश द आत्मीय सभा? तो आत्मीय सभा का जो एस्टैब्लिशमेंट होता है वो राजा राम मोहन रॉय के द्वारा होता है। और ये 1815 में होता है बंगाल के कोलकाता में, ठीक है, ये भी याद रखिएगा।
और ये जो आदमी सभा बनाया गया था आइडल वर्शिप के क्रिटिक में बनाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर द आर्टिकल 21। अच्छा, अंडर जो आर्टिकल 21 में ऐसा नहीं कि सिर्फ एक राइट और दो राइट, इसमें बहुत सारा राइट्स है। उसमें से पूछ रहा है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है या कौन सा जो राइट है वो आर्टिकल 21 में नहीं दिया गया है। तो एक बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव कलेक्शन ऑफ राइट है 21 में, जिसमें राइट टू लाइवलीहुड भी है, राइट अगेंस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट भी है, राइट टू फ्रीडम फ्रॉम नॉइज पॉल्यूशन भी है, लेकिन राइट टू एक्टिव यूथनेशिया नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। फिर से क्रोनोलॉजिकली बेस्ड है और ये जो है इन्वायरमेंटल ग्लोबल इन्वायरमेंट जो हुआ है उसके बेसिस पे है। तो क्योटो प्रोटोकॉल, रियो समिट, कोपेनहेगन समिट और जोहान्सबर्ग समिट। ये जो जोहान्सबर्ग समिट हुआ था 2002 में हुआ था, कोपेनहेगन समिट 2009 में हुआ था और क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में, और रियो अर्थ समिट जो है ये 1992 में हुआ था। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम मैच करने जाएंगे तो सबसे पहले बी आएगा और बी से स्टार्ट होता हुआ हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 और 3 मिलता है। ठीक है, उसके बाद ए दोनों में कॉमन है, सी और डी में अगर मैच करें तो सी और डी में पहले कौन है, सी और डी में सबसे पहले हमारा जोहान्सबर्ग समिट है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। बी ए डी सी इज द राइट क्रोनोलॉजी फॉर द क्वेश्चन नंबर 23। इस हिसाब से 25 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 3 होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। विच वाटर ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज वन ऑफ द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द टू नेबर्स। तो बहुत ही फेमस वाटर ट्रीटी हुआ था 1960 में, 19 सितंबर को। इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक है। तो ये इसका जो राइट आंसर है वो हमारा द इंडस एंड द गंगा वाटर ट्रीटी होगा। ठीक है, विच वाटर ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज वन ऑफ द बोन ऑफ कंटेंशन। सॉरी, ऑप्शन नंबर 2 गंगा वाटर ट्रीटी नहीं है। तो 26 का ऑप्शन नंबर 2 होगा सही। 27 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। मैचिंग है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट पार्टी, हेजोमनी, डिक्टेटरशिप, प्रोलेटेरिएट और पोलिसेंट्रिज्म। तो दूसरी तरफ उनसे रिलेटेड थिंकर हैं। तो कम्युनिस्ट पार्टी जो है लेनिन से रिलेट करता है, क्योंकि मार्क्स का मानना था कि वो पार्टी लेस होना चाहिए था, पार्टी में बिलीव नहीं करते थे। डिक्टेटरशिप और प्रोलेटेरिएट की बात करें तो वो मार्क्स से रिलेटेड है। ओके, और हेजोमनी जो कॉन्सेप्ट है या वर्ड है ये ग्रामसी से रिलेटेड है। तो अगर हम मैच करने जाएं और पोलिसेंट्रिज्म जो है टी का 4 होगा। तो अगर मैच करें तो ए का 2, तो ए का 2 किस में, ए का 2 हमें सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में देखने के लिए मिलता है। और इस तरीके से हम लोग 27 क्वेश्चन नंबर को क्रैक कर लेंगे। ऐसा नहीं कि आपको सभी थिंकर के बारे में पता है या सभी कॉन्सेप्ट के बारे में पता है तो आप क्वेश्चन को क्रैक कर पाएंगे। आपको अगर एक भी पता है तो आप एलिमिनेशन के माध्यम से क्वेश्चन को आप क्रैक कर ले जाएंगे। ठीक है, तो आप एलिमिनेशन टेक्निक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्वेश्चन बनाने में। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर है वो है हमारा ए का 2 के हिसाब से ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो 27 हो गया है। 28 की तरफ बढ़ेंगे। Who conceptualized the idea of the bounded rationality। तो बाउंडेड रेशनैलिटी का जो कॉन्सेप्ट है हर्बर्ट साइमन के द्वारा दिया जाता है। इसमें वो बताते हैं कि ह्यूमन जो है कितना रेशनल होता है कि जो जब कभी भी कोई भी डिसीजन लेता है तो अपने सराउंडिंग के हिसाब से, अपने रेशनैलिटी के हिसाब से वो लॉजिक होकर के कोई डिसीजन लेता है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है हर्बर्ट साइमन, ऑप्शन नंबर 2 28 के लिए। तो 29 में हम अगर बात करें तो पूछ रहा है Who among the following is the author of book Statesman। तो बहुत ही फेमस बुक है प्लेटो के द्वारा जो लिखा गया है। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। प्लेटो के द्वारा और भी किताबें जैसे रिपब्लिक हो गया, क्रीटो हो गया, एपोलॉजी हो गया, मेनो हो गया। ठीक है, तो उन सबको भी आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि स्टेटमेंट वेस्ट क्वेश्चन पूछ ही रहे हैं, लेकिन प्लेटोस के बुक से जो डब्ल्यूपीटी के जितने भी थिंकर उनके सारे किताब के नाम आप याद रख लीजिएगा और उनके ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट की भी पब्लिशमेंट की भी उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है,
थॉमस हॉब्स की बात करते हैं, इसका फेमस बुक है हमारे पास लेवियाथन। प्लेटो का तो बता ही दिया, अरिस्टोटल में भी हमारे पास निकोमेनियन एथिक्स हैं, ठीक है। पॉलिटिक्स है, मॉन्टेस्क्यू का फेमस किताब द स्पिरिट ऑफ लॉस। तो ये सब सारी किताबें जो है फेमस फेमस थिंकर के आपको याद करके रखना है, क्योंकि देखा जा रहा है कि बुक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता ही है हमारा यूजीसी जो सीयूटी पीजी में है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 30 को देखें फिर से, हमारे पास वो मैचिंग वाला है। तो एक तरफ है उसके बुक और दूसरे तरफ है उसके राइटर। देखिए ऑप्शन नंबर बी को मैच करते हैं यहाँ पे। तो ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो है, ये जो बुक है बेस जॉन्स स्टीव स्मिथ और पैट्रिका ओवेन के द्वारा कलेक्टिवली पब्लिश किया गया है। तो बी का 2, ठीक है, बी का 2 2 में है, सॉरी 1 में है और 3 में भी है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 जो है नहीं होगा और 4 नहीं होगा। और आगे मैच करें, एन अनरिटन फ्यूचर रियलिज्म एंड द अनसर्टेनिटी इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ये जो किताब है जोहानथम किस्नर के द्वारा लिखा गया है। तो ए का 1, बी का 2, ए का 1 और बी का 2 ऑप्शन नंबर 1 में देखने के लिए मिलता है। तो इस हिसाब से राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि मॉडरेट टू हाई लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें ऐसे बुक्स के नाम दिए गए हैं जो हम लोग उससे परिचित नहीं होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। तो फिर से एक मैचिंग वाला है, एक तरफ है ऑथर है और दूसरे तरफ उनके बुक्स हैं। तो थॉमस फॉगे, चार्ल्स विट्स, ये सब तो कुछ फेमस नेम है जो आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो चार्ल्स विट्स जो है द आइडियाज ऑफ ह्यूमन राइट्स नाम की पुस्तक लिखते हैं। ओके, थॉमस फॉगे भी ह्यूमन राइट को कंसीडर करते हैं, लेकिन वो वर्ल्ड पॉवर्टी के साथ उसको रिलेट करने की कोशिश करते हैं। तो ए का होगा 4 होगा और बी का जो होगा 3 होगा। अगर दो को अगर मैच करें ऑप्शन के हिसाब से, तो उस हिसाब से अगर देखेंगे ए का 4 और ए का 4 किस में, ए का 4 हमको ऑप्शन नंबर 3 में ही देखने के लिए मिल जाता है। तो इससे हम क्वेश्चन को क्रैक कर ले जाएंगे। अगर हमें एक भी आंसर पता है, एक का भी एक थिंकर के बुक के भी बारे में पता है, तो हम लोग ऑप्शन के हिसाब से एलिमिनेट करके उसको बना सकते हैं। तो 31 का ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। आप आगे मैच कर लीजिएगा। 32 को देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट ऑफ द कोल्ड वॉर। जब आईआर की सेक्शन की बात करें तो कोल्ड वॉर एक इंपॉर्टेंट इवेंट हो जाता है। उसमें आप जितने भी इवेंट्स हुए हैं उसके क्रोनोलॉजी को आप याद रखिएगा, क्योंकि हर बार देखा जा रहा है कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन क्रोनोलॉजी से कोल्ड वॉर के इवेंट से पूछ देता ही है। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट ऑफ द कोल्ड वॉर इन ए क्रोनोलॉजिकली मैनर। ठीक है, कोल्ड वॉर के इवेंट्स जो हैं उसमें दिए गए हैं और उसको हमको क्रोनोलॉजी के बेस पे उसको अरेंज करना है। तो जो सोवियत इन्वेजन जो हुआ था 1979 में हुआ था, ठीक है, यूएसएसआर के द्वारा किया गया था। 1953 में कोरियन वॉर होता है और बर्लिन वॉर जो है 1948 में स्टार्ट होता है, ठीक है। और सोवियत इन्वेजन ऑफ हंगरी की बात करें तो 1956 में होता है। देखिए बर्लिन ब्लॉकेड इसी टाइम होता है, ठीक है, और यहाँ पे वॉर स्टार्ट होता है। और 1961 में वॉल बन के रेडी होता है, बॉल कंस्ट्रक्ट होता है 1961 में, ठीक है। और 1989 में जो है ये वॉल को क्या करता है, फॉल डाउन करा दिया जाता है और यहीं से डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर का भी देखा जाता है। तो अगर हम ऑप्शन मैच करें कि बर्लिन वॉर के हिसाब से, तो ऑप्शन नंबर सी से स्टार्ट होता हुआ हमारे पास कोई नहीं है। लेकिन अगर हम उसका राइट आंसर जानने की कोशिश करेंगे तो सी के बाद हमारे पास कोरियन वॉर है, बी और डी और ए होगा, ठीक है। तो ये राइट आंसर होना चाहिए, जो कि हमको इसमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है, ठीक है। ओके, अगर यहाँ पे बर्लिन वॉल होता तो हम कह सकते थे कि हाँ 1961 में होता, ठीक है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर आप इसमें तो कोई नहीं देखने के लिए मिल रहा है, सी बी डी ए जो होगा राइट क्रोनोलॉजी होगा इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर 32 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। Among the following political thinker argue that man is by nature a political animal। ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है, मैन इज बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल, जो अरिस्टोटल के द्वारा दिया गया है। तो इस स्टेटमेंट को आप याद रखिएगा। और भी जो थिंकर हैं हमारे पास WPT IPT में, उनके जो फेमस स्टेटमेंट है उसको आप रख के चिपका करके सामने देखते रहिए, याद करते रहिए, क्योंकि क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है। इन विच ईयर वाज द मेक इन इंडिया।
पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो फेमस पॉलिसी है जो मेक इन इंडिया वाला, मोदी गवर्नमेंट के द्वारा 2014 में स्टैब्लिश किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा 34 के लिए राइट आंसर है। और कुछ जो स्कीम्स हैं और जो कुछ फेमस पॉलिसी जो हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आए दिन लाती रहती है, उसको आप याद करते रहिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 को देख लें। अकॉर्डिंग टू लॉक फॉलोइंग आर द नेचुरल राइट ऑफ द पीपुल। तो लॉक नेचुरल राइट के प्रोपाउंडर हैं, उनके द्वारा बताया गया कि जो राइट ऑफ लाइफ लिबर्टी और प्रॉपर्टी, राइट टू लाइफ लिबर्टी और प्रॉपर्टी जो है एक नेचुरल राइट है। किसी को ये अधिकार नहीं है कि वो उसका राइट टू लाइफ लिबर्टी और प्रॉपर्टी छीन ले, चाहे वो स्टेट क्यों ना हो। अगर स्टेट आर्बिट्ररी एक्शन करता है इन तीनों राइट्स पे, तो सिटीजन्स को अधिकार है कि उनके खिलाफ वो रेवोल्यूशन या रिवोल्ट करेंगे। ओके, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है क्वेश्चन नंबर 35 के लिए राइट आंसर है। राइट टू लिबर्टी लाइफ एंड प्रॉपर्टी जो है नेचुरल राइट ऑफ द पीपुल है लॉ के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। फिर से मैचिंग है, एक तरफ बुक है और दूसरी तरफ उनके ऑथर हैं। बहुत ही फेमस किताबें इस तरफ दी गई है। द रिपब्लिक जो फेमस किताब है वो प्लेटो का है, ए का 3 होगा। लेवियाथन जो फेमस बुक है थॉमस हॉब्स का है। ओके, मैकियावेली द फ्लोरेंस हिस्ट्री लेते हैं, लेकिन मैकियावेली का एक जो और फेमस किताब है जो द प्रिंस, ठीक है, इसको भी याद रख रखिएगा। उसके बाद अगर बात करें द 2 ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट, लॉक की बुक है। तो ऑप्शन मैच करेंगे तो द रिपब्लिक 1 का 3, ए का 3 ऑप्शन नंबर 2 में देखने के लिए मिलता है और 4 में देखने के लिए मिलता है। बी को मैच करें, बी का 2 है, तो बी का 2 हमको ऑप्शन नंबर 2 में देखने के लिए मिलता है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 जो होगा क्वेश्चन नंबर 36 के लिए राइट आंसर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर से एक मैचिंग वाला क्वेश्चन है, एक तरफ हमारे ऑथर है, दूसरी तरफ उनके बुक्स है। देखिए कितने सारे बुक्स और उनके ऑथर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जितने भी हमारे पास आईआर में हो जाए या फिर डब्ल्यूपीटी में सेक्शन में हो जाए या फिर इंडियन पॉलिटिक्स की बात कर लें, तो उनके जो फेमस किताबें हैं, जो फेमस बुक्स हैं, उसको आप एक तरफ लिख करके उसको याद कर लीजिए। काफी सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहे होंगे बुक्स और ऑथर से रिलेटेड। फिर से क्वेश्चन है हमारे पास जॉन रॉल्स। तो जॉन रॉल्स का जो फेमस बुक है द थ्योरी ऑफ जस्टिस, ठीक है, जिसमें वो ओरिजिनल पोजीशन की भी बात करते हैं। ओरिजिनल पोजीशन जो टर्म है जो जॉन रॉल से भी रिलेटेड है, ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। एडम स्मिथ का फेमस किताब द वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है, तो सी का 1 होगा। और जॉन रॉल्स की जो फेमस किताब है द थ्योरी ऑफ जस्टिस। अगर हम फ्रांसिस फुकुयामा की बात करें तो द एंड ऑफ हिस्ट्री। एक और किताब है डैनियल वेल्स की, ठीक है, द एंड ऑफ आइडियोलॉजी। तो आप कंफ्यूजन में नहीं आइएगा, ये किताब जो है फ्रांसिस फुकुयामा का है द एंड ऑफ हिस्ट्री, और द एंड ऑफ आइडियोलॉजी जो है डैनियल बेल के द्वारा लिखा गया, ठीक है। तो ये जो रॉबर्ट नॉइजर का जो किताब है स्टेट एंड यूटोपिया, नहीं, इसका पूरा किताब का नाम है एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, ठीक है। तो अगर मैच करने पे आए तो हमको ए का 2 हम ऑप्शन नंबर 1 में सिर्फ देखने के लिए मिल रहा है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर है 1 होगा। ओके, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसमें कुछ आपको इनसाइट देखने के लिए मिला होगा। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 38 में, तो क्वेश्चन नंबर 38 में जो है रीट से रिलेटेड है जो सुप्रीम कोर्ट जारी करती है, ठीक है। Which of the following writ is issued by the Supreme Court in case of illegal detention of a person? जब कभी भी इलीगल डिटेंशन होता है पर्सन का, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट जो है या फिर हाई कोर्ट भी जो रीट जारी कर सकती है, तो वो जो है हैबियस कॉर्पस है, ठीक है। अलग अलग और भी रीट जैसे मैंडेमस है, कोबरेंटो है, सर्सियोरी है, प्रोफेशन है, ये सब सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करती है, ठीक है। 39 देखते हैं। Which of the following was the reason of the calling of the non-cooperation movement? non-cooperation movement जो इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। हालांकि पॉलिटिकल साइंस में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, एक आध क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, क्योंकि ये आप देखेंगे तो लगेगा कि हाँ गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कौन सा रीजन जो था एनसीएम को कॉल ऑफ करने का बना था? तो द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, द अरेस्ट ऑफ गांधी जी, चौरी चौरा कांड, द फर्स्ट राउंड टेबल। तो आप सभी को पता होगा जो चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था
यूपी में ये जो मेन कारण बना था कॉलिंग ऑफ का एनसीएम का, ठीक है, क्योंकि मूवमेंट जो है वायलेंट हो रहा था उस टाइम पे। तो 39 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 40 को देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग लिंक पॉलिटिकल डेवलपमेंट विद द एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट। ये जो लिंकिंग करते हैं हमारे मैक्स वेबर साहब करते हैं। तो मैक्स वेबर एक फेमस मार्क्सिस्ट हैं, वो ब्यूरोक्रेसी पे भी बात करते हैं, ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं। In which of Marx writing it is said the history of all hereto existing society in the history of class struggle। तो ये जो फेमस स्टेटमेंट है ये द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बुक में वो बताए हैं जो 1848 में पब्लिश्ड होता है, ठीक है, वो क्लास डिवीजन की भी बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 की जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में पब्लिश्ड होती है वो बुक। क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। क्रोनोलॉजी बेस्ड है और ये इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, आर्टिकल से रिलेटेड है। द इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी, प्रोटेक्शन ऑफ अगेंस्ट आर्बिटरी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल नंबर 90 है। इसकी बात करें तो आर्टिकल नंबर 22 है। इसकी अगर बात करें तो आर्टिकल नंबर 21 है और आर्टिकल नंबर 60 जो डील करती है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड। तो इस हिसाब से मैच करें तो 16 ओके, ए से स्टार्ट हुआ हमारे पास 2 है और ए के बाद 19, ए के बाद डी ऑप्शन नंबर 2 में देखने के लिए मिलता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। ए डी बी सी इज द राइट क्रोनोलॉजी फॉर द क्वेश्चन नंबर 42। बहुत ही आसान सा सवाल था। आप एक काम कीजिए कि फंडामेंटल राइट्स के जो जितने भी आर्टिकल्स हैं और डीपीएसपी के जितने आर्टिकल्स हैं उसको आप याद कर लीजिए। लिस्ट द फॉलोइंग इवेंट इन ए क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर। फिर से कोल्ड वार के इवेंट्स हमारे पास आए हैं, उसको हमको अरेंज करना है। तो इन सबों में सबसे पहले जो इवेंट हुआ है जापानीज अटैक ऑन पर्ल हार्बर जो 1941 में होता है, ठीक है। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस जो है ये 1962 में होता है, ओके। और कारगिल वार जो है 1999 में होता है। तो अगर हम बात करें डी से स्टार्ट होता हुआ हमारे पास ऑप्शन नंबर सिर्फ 1 में देखने के लिए मिलता है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। डी ए सी बी इज द राइट क्रोनोलॉजी फॉर द क्वेश्चन नंबर 43। ओके, थोड़ा सा मिक्स है ये। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड है। तो इसमें एक तरफ है लीडर्स और दूसरे तरफ है रोल इन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है कैबिनेट मिशन में जो आता है 1946 में, ओके। उस समय जो इंटरिम गवर्नमेंट थी उसमें कुछ लीडर्स थे और उनके रोल्स थे, तो उनको मैच करना है। तो सरोजनी नायडू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मोतीलाल नेहरू। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबको पता होगा कि वो प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे, ठीक है। और ये जो सरोजनी नायडू जो थी मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट, इनको कोई खास वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी गई थी, वो भले ही अलग अलग सिचुएशन में काम कर रहे थे वहां पे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी है, तो बी का 3 होगा, ए का 2 होगा और सी का 1 होगा। और मोतीलाल नेहरू जो है पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द इंडिया प्रिपेयर करते हैं 1928 में, ठीक है। तो डी का 4 से मैं अगर मैच कर लें तो ऑप्शन नंबर 3 में ही सिर्फ देखने के लिए मिलता है, बाकी आप मैच कर लीजिएगा। ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा 44 के लिए, ओके। 45 को देखते हैं, वापस से फिर एक लिस्ट 1 और लिस्ट 2 करके मैचिंग वाला क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो ताशकंद एग्रीमेंट, शिमला एकॉर्ड,
इंडो यूएस न्यूक्लियर डील और गंगा वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट। तो ताशकंद एग्रीमेंट जो होता है 1996 में होता है, ठीक है, और शिमला एकॉर्ड जो होता है 1971 में होता है, और इसके जस्ट बाद 1972 में ही शिमला एग्रीमेंट होता है, शिमला एग्रीमेंट होता है। शिमला एग्रीमेंट जो है इंदिरा गांधी और भुट्टो के बीच में होता है, जो पाकिस्तान के उस टाइम पे प्रेसिडेंट होते हैं। और अगर हम बात करें ताशकंद एग्रीमेंट की, तो लाल बहादुर शास्त्री के बीच में और मोहम्मद अयूब खान के बीच में 1966 में होता है, ओके। और यूएस न्यूक्लियर डील की बात करें तो 2005 में 2005 में, और गंगा वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट जो है 1996 में होता है। तो ये दोनों को आप जरा सा ध्यान में रखिएगा, इससे क्वेश्चन थोड़े अच्छे बनते हैं। तो ए का 2 और बी का 1, तो ए का 2 और बी का 1 ऑप्शन नंबर 4 में देखने के लिए मिलता है, ओके। तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 45 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगर आपको बस इतना पता हो कि ताशकंद एग्रीमेंट जो है 1966 में हुआ था, तो ए का 2 से मैच करने पे ही ऑप्शन नंबर 4 आपको मिल जाता, ठीक है। तो ज्यादा टाइम देने की कोई जरूरत नहीं होगी। अगर आपको एक भी पता है तो आप मैच करके एलिमिनेट करके आंसर को बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 46 को देखेंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग आर द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। जब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो 1945 में सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस के द्वारा जो एस्टैब्लिशमेंट होता है, उस समय पे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के पास कुछ प्रिंसिपल ऑर्गन्स थे, वो टोटल 6 थे, ठीक है। उसमें से पूछ रहा है कि कौन नहीं है। तो जैसे कि सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया, ट्रस्टीशिप हो गया, जैसे यूएनजीए होता है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है यूनाइटेड, लेकिन ये जो सी को देखेंगे, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को जो है, ये प्रिंसिपल ऑर्गन नहीं है, ये जो है स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो यूएन के अंदर में काम करता है, ठीक है। तो ए बी और डी टोटल 6 है। तो ऑप्शन अगर मैच करें हम, तो ए और बी और डी ऑप्शन नंबर 1 में देखने के लिए मिलता है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 46 का जो राइट आंसर है 1 होगा, ओके। एक काम कीजिएगा कि इसमें आप जितने भी प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन के, उसके हेड क्वार्टर्स को भी याद करके रखिएगा, क्योंकि हेड क्वार्टर्स भी पूछे जाते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ बढ़े। बुक और उनके ऑथर, एक तरफ उनके बुक है, दूसरी तरफ उनके ऑथर हैं, ओके। मेकिंग डेमोक्रेसी वर्क, मेकिंग डेमोक्रेसी वर्क जो है रॉबर्ट डी पुटनम के द्वारा लिखा गया है। ए का 4 होगा, ठीक है। थोड़ा सा वियर्ड क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस हमको सीयूटी पीजे में कम ही देखने के लिए मिला जाता है कि जिससे हमको परिचित ना हो, ठीक है। और बी का अगर मैच करें तो द टुवर्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मीनो ब्रुक पर्सपेक्टिव, तो बी का जो होगा फ्रैंक मारेनी, तो बी का 1 होगा, ए का 4 होगा। अगर मैच करने आए तो ए का 4 से 2 ऑप्शन तो हट जाते हैं, बी और 3 बचता है। और बी का 1 से देखें तो ऑप्शन बी का 1 सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में देखने के लिए मिलता है। तो इस हिसाब से जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, ओके। बाकी आप खुद मैच कर लीजिएगा। तो 47 का 2 होगा, ए का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का 2। क्वेश्चन नंबर 48 को देखेंगे। Which among the following describe the democracy as a tyranny of majority? बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है जो डी टैकेबल के द्वारा दिया जाता है। वो बताते हैं कि डेमोक्रेसी जो है मेजोरिटी का टायरनी होता है, इसके अलावा वो कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो राइट आंसर है। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ये 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 49, द अर्लियर नॉन एग्जाम्पल ऑफ द डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज फाउंड इन। तो अगर हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करें तो सबसे पहले हमको एथेंस में देखने के लिए मिलता है एक चीज, कि वहां पे जो डिसीजन जो थे लोगों के द्वारा लिया जाता था, ओके। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट आंसर है 49 क्वेश्चन नंबर के लिए।
Who among the following advocated the concept of relative autonomy of the state? जो relative autonomy of the state जो है, ये जो कॉन्सेप्ट है निकोलस प्लूटान्जस के द्वारा दिया जाता है, जिसमें बताते हैं कि स्टेट जो होता है उसके पास रिलेटिव ऑटोनॉमी होती है कि वो किसी के तरफ वो झुकती है या टिल्ट करती है। ओके, तो राल्फ मिलीवैंड, निकोलस प्लूटान्जस, लुइस अल्थ्यूजर, एंटोनियो ग्राम्सी, ये जो सारे हैं मार्क्सिस्ट थिंकर हैं। इसमें ये जो है नियो मार्क्सिस्ट, ठीक है, तो याद रखिएगा सारे जो हैं मार्क्सिस्ट थिंकर हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है रिलेटिव ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट निकोलस प्लूटान्जस के द्वारा दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 होगा। ओके, 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, अभी 51 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी रिकमेंड फॉर द पंचायती राज सिस्टम इन द इंडिया? तो पंचायती राज का जो रिकमेंडेशन है वो बलवंत राय कमेटी के द्वारा दिया जाता है, जो 1957 में आता है। इसमें 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं लोग, ठीक है, और 1977 में अशोक कमेटी जो होती है उसमें 2 टायर गवर्नमेंट की बात करते हैं, 2 टायर पंचायती राज सिस्टम की बात करते हैं। तो ये 2 याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 हो गया है, 51 का राइट आंसर 2 होगा। 52 के तरफ बढ़ते हैं। रूसो पॉलिटिकल फिलॉसफी फर्निश द बेसिस ऑफ? तो रूसो का जो फेमस कॉन्सेप्ट है जनरल विल, उसमें वो पॉपुलर सोवरेनिटी को बताते हैं कि जो डिसीजन होगा पीपुल्स का वो जनरल विल के हिसाब से होगा। ओके, और ये जो कॉन्सेप्ट है इनका जो फेमस बुक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये याद रखिएगा, 1762 में ये पब्लिश्ड होती है। इसमें एक कॉन्सेप्ट है जनरल विल की, जनरल विल की एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे क्वेश्चन हमको पूछा जाता है। ओके, और पॉपुलर सोवरेनिटी की बात करते हैं जीन जैकस रूसो। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है। 53 देखते हैं। 53 जो है, हु सेड द पॉलिटिक्स इज द ऑथोरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज बिकॉज वैल्यूज आर एलोकेटेड थ्रू द इम्प्लीमेंटिंग डिसीजन नॉट जस्ट बाय मेकिंग देम। बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, आप सिर्फ इतना ही याद रखिएगा। तो पॉलिटिक्स इज द ऑथोरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यू जो है डेविड स्टन के द्वारा दिया गया है। डेविड स्टन, ऑप्शन नंबर 1 जो है क्वेश्चन नंबर 53 के लिए राइट आंसर है। यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है। 54 को देखो, द पहल स्कीम स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिलेटेड विद? जो पहल स्कीम जो थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो एलपीजी के जो सब्सिडी होती थी उसको डायरेक्ट ट्रांसफर करने की बात उसमें हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है क्वेश्चन नंबर 54 के लिए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ बढ़ते हैं, फिर से मैचिंग वाला है। ओके, 55 एल्मोंड एंड सिडनी वर्बा का जो फेमस कॉन्सेप्ट है सिविक कल्चर का, जिसमें वो बताते हैं कि जो कैसे जो डिफरेंट कंट्रीज है पैरोकियल, सब्जेक्टिव और पार्टिसिपेटरी पॉलिटिकल कल्चर को रखते हैं। तो ए का 4 अगर हम मैच करें और देखें तो ऑप्शन नंबर 2 में देखने के लिए मिलता है और क्वेश्चन बहुत इजीली ही क्रैक हो जाता है। बाकी आप लोग मिला लीजिएगा ऑप्शन के हिसाब से। अगर हमें एक भी पता है तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन हम क्रैक नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 होगा। ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं। फिर से ऑथर दूसरे तरफ बुक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सीयूटी पीजी का जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो बुक्स और उसके ऑथर्स और उसके पब्लिश्ड ईयर को ध्यान में रखना। काफी सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल गए होंगे, तो इससे आपको पता लग रहा होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर मिलाते हैं इसको। जेएस मिल, रॉबर्ट नॉसेक, जॉन रॉल्स, मैकियावेली। तो मैकियावेली का फेमस किताब जो आपको बताया था थोड़ी देर पहले, द प्रिंस, टी का 4 होगा। जॉन रॉल्स का जो फेमस बुक है वो द थ्योरी ऑफ जस्टिस, जिसमें ओरिजिनल पोजीशन की बात करते हैं। और जेएस मिल का जो फेमस किताब है वो ऑन लिबर्टी, और रॉबर्ट नॉसेक का जो फेमस बुक है एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया, ये जो है नेगेटिव लिबर्टी के प्रोपाउंडर है।
नेगेटिव लिबर्टी के प्रोपाउंडर है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन मैच करते हैं, ए का टू हमको ऑप्शन नंबर 2 में देखने के लिए मिलता है और ये इजिली क्रैक हो जाता है। ओके, 56 हो चुका है, 57 की तरफ बढ़ते हैं। Among the following statement which are the true regarding the United Nations Sustainable Development Goal of the 2030 agenda, तो 2030 का जो एजेंडा था सस्टेनेबल गोल के लेकर के, उसमें वो कौन सा नहीं है। तो इतना स्टेटमेंट इसमें लिखा गया है, इसको पढ़ते हैं। A, the agenda is a broad intergovernmental agreement that acts post 2050 development agenda. It does distinguish between the developed and the developing nation. It is based on the United Nations resolution entitled the future we want. बिल्कुल सही है। और अगर हम स्टेटमेंट डी को पढ़ें, द रोल ऑफ द ग्लोबल सिविल सोसाइटी इज सिग्निफिकेंटली रेस्ट्रिक्टेड इन द एजेंडा, ऐसा नहीं था इसमें। ठीक है, तो डी नहीं होगा। अगर डी नहीं है तो ऑप्शन मैच करें तो डी इसमें भी है, डी इसमें भी है और डी इसमें भी है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 जो होगा राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा बीएड क्वेश्चन है, ऐसा हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करके चलते हैं कैसा क्वेश्चन ये पूछेगा, क्योंकि सीयूटी पीजी में देखा जाता है कि ज्यादातर फैक्चुअल क्वेश्चन ही पॉलिटिकल साइंस में पूछे जाते हैं। ओके, 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हुज रिजीम इन इंडियन पॉलिटिक्स इज पॉपुलरली नॉन एज द वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस टाइम पे सिर्फ एक पार्टी का डोमिनेशन देखने के लिए मिलता था। तो 1966 तक कांग्रेस सिस्टम चला था, और जो इंडियन पॉलिटिक्स में जो हुआ था उसको वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम कहते हैं, जो जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे हुआ था। लगातार 3 बार प्राइम मिनिस्टर बने थे। ठीक है, और इसको कांग्रेस सिस्टम भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 हो चुका है, 59 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 59 जो है, करेक्ट स्टेटमेंट हमको फाइंड आउट करना है जो रियलिज्म के बेसिक एजम्पशन है। तो रियलिज्म बहुत ही कोर आइडियोलॉजी है इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो रियलिज्म एक्सप्लेन पावर पॉलिटिक्स इन टर्म ऑफ इगोइज्म। डिपेंडेंसी थ्योरी इज a key aspect of realism. State craft and the national interest are the key aspect of realism. Balance of power is the essential to protect the liberty of a state. तो स्टेटमेंट 1, 3 और 4 करेक्ट है, और अगर हम डिपेंडेंसी थ्योरी की बात करें तो ऐसा देखने के लिए नहीं मिलता है। ठीक है, तो अगर हम बी हटाएं तो बी जो है ऑप्शन नंबर 1, 2 और ऑप्शन नंबर 1 और 3 और 4 में भी देखने के लिए मिलता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 जो होगा राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। ओके, रियलिज्म को ध्यान में रखिएगा। रियलिज्म हो गया और लिबरलिज्म, दो इंपॉर्टेंट कोर आइडियोलॉजी है जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में यूज होते हैं। ठीक है, Who among the following were not exponent of positive liberty? तो पॉजिटिव लिबर्टी के एक्सपोनेंट नहीं। कुछ देर पहले ही मैंने बताया था कि रॉबर्ट नॉजिक जो है ये नेगेटिव लिबर्टी के प्रोपाउंडर हैं। ओके, और इनका जो फेमस किताब है इसको भी याद रखिएगा, एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया। तो रूसो, टीएच ग्रीन और हैरोल्ड लास्की जो है पॉजिटिव लिबर्टी के प्रोपाउंडर हैं। ओके, कौन नहीं है तो रॉबर्ट नॉजिक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा क्वेश्चन नंबर 60 के लिए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ बढ़ते हैं। कमांड कैपिटलिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच 5-year प्लान। तो 5-year प्लान जो स्टार्टिंग में इंडिया को डेवलपमेंट करने के लिए लाया गया था, उसमें जो कमांड कैपिटलिज्म है जो सेकेंड 5-year प्लान में इंट्रोड्यूस कराया गया था। आप जितने भी 5-year प्लान है उनको एक बार थॉरली
देख लीजिएगा क्योंकि एक आध क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अभी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द मार्क्स कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म। तो मार्क्स का जो कॉन्सेप्ट है हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म का, ठीक है, उसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। द टर्म हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म रेफर्स टू द मैटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्ट्री। बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। वो हिस्ट्री को मैटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्शन के बेसिस पे डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि कैसे हिस्ट्री में जो दो क्लासेस हैं, एक ऑपरेस्ट क्लास है और एक ऑपरेसर क्लास है, वो मटेरियल के बेसिस पे ग्रो हुआ है, चाहे वो एंशिएंट टाइम हो चाहे वो मॉडर्न टाइम हो। ओके, एंजल क्रेडिटेड मार्क्स विद द बिगिनिंग ऑफ ऑरिजिनेटर ऑफ द हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म, इसीलिए मार्क्स को फादर ऑफ हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म भी कहा जाता है। ओके, स्टेटमेंट 3 देखें, मार्क्स कंटेन दैट द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय इट्स रिलेशन ऑफ द प्रोडक्शन इज द रियल फाउंडेशन ऑफ द सोसाइटी। इनका यह भी मानना है कि जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है सोसाइटी का, वो जो कॉन्स्टिट्यूट हुआ है वो प्रोडक्शन के रियल फाउंडेशन ऑफ द सोसाइटी से। स्टेटमेंट डी पढ़ते हैं, द सोसाइटी रिलेशन ऑफ द प्रोडक्शन कॉरस्पॉन्ड टू द डेफिनिट स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मटेरियल प्रोडक्टिव फोर्सेस। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो सोसाइटी का डेवलपमेंट जो हुआ है वो मैटेरियलिस्टिक बेसिस पे हुआ है। ओके, तो चारों ऑप्शन जो है, चारों स्टेटमेंट जो है सही है और ए बी सी डी जो होगा इसके लिए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 को देखते हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सावरकर आइडियाज ऑफ हिंदुत्व आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमको ढूंढना है। सावरकर डिड नॉट आइडेंटिफाई इंडिया इन टर्म ऑफ टेरिटोरियल और पॉलिटिकल नेशनलिज्म। His definition of Hindutva includes the faith that had origin of the outside territorial geography of India। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। बाकी दो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। द एसेंशियल ऑफ हिंदुत्वा इज एग्जिस्टेंस ऑफ द कॉमन कल्चर। बिल्कुल, वो बताते हैं कि जो हिंदुत्वा जो कॉन्सेप्ट है वो कॉमन कल्चर के बेसिस पे है। ही आइडेंटिफाई द इंडिया इज ए रिलीजियस कल्चर टर्म विद द डिस्टिंक्ट सिविलाइजेशन बाउंड्री। बाउंड्री के बेसिस पे हिंदुत्व और उसके कल्चर को डिफाइन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट आंसर, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए राइट आंसर जो होगा 2 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 को देखते हैं। Who among the following thinker was who among the following thinker wrote the book The Spirit of Laws? बहुत ही फेमस बुक है जो मॉन्टेस्क्यू के द्वारा लिखा जाता है 1958 में। तो 64 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 होगा। डेविड स्टन को आप याद रखिएगा, वो अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यू से। ऑप्शन नंबर 1 जो है 64 के लिए राइट आंसर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्रोनोलॉजी बेस्ड है, अरेंज ऑफ इवेंट रिलेटेड टू द हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड नेशन। अच्छा, इसमें थोड़ा सा अगर हम सोचने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज या कॉमन सेंस से अगर क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें तो ये क्वेश्चन क्रैक हो जाएगा। यूएन चार्टर अप्रूव्ड इन सैन फ्रांसिस्को बाय 50 स्टेट, जो 1945 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद ट्रिगवेली अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी जनरल। पहले चार्टर बनेगा तभी तो ये सेक्रेटरी जनरल बनेंगे। तो देखिए ए के बाद सी, तो ए के बाद सी हमको किस में देखने के लिए मिल रहा है? इसमें भी देखने के लिए मिल रहा है, इसमें देखने के लिए मिल रहा है, इसमें भी देखने के लिए मिल रहा है, इसमें भी देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, लेकिन ए के बाद सी तुरंत किस में देखने के लिए मिल रहा है आपको? तो ए के बाद सी तुरंत देखने के लिए आपको ऑप्शन नंबर 4 में मिल रहा है। ओके, तो इस हिसाब से आप इसको क्रैक कर ले जाएंगे। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 66 को देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट आर द मैचिंग विद द ईयर ऑफ अकरेंस। ये क्वेश्चन ड्रॉप्ड क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन का ना है ऑप्शन सही है नहीं कुछ सही है, तो ये क्वेश्चन जो हुआ था ड्रॉप्ड था। तो इसके मार्क्स आप सभी को उस टाइम पे मिल गए होंगे। तो मुंबई टेरर अटैक जो हुआ था कसाब और उनके जो साथी थे वो 2007 में नहीं हुआ था, 2008 में हुआ था। ठीक है, मुंबई टेरर अटैक ऑन इंडियन पार्लियामेंट जो है 2013 में नहीं हुआ था, वो 2001 में हुआ था। ओके, पुलवामा अटैक जो है
2019 में होता है, लेकिन यूरी अटैक जो है 2016 में होता है। तो ये क्वेश्चन ड्रॉप था, फिर भी बता दिए। क्वेश्चन नंबर 67 को देखते हैं। क्रोनोलॉजी है और महात्मा गांधी के बुक से रिलेटेड है, ठीक है। तो सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका जो 1928 में लिखा जाता है, और हिंद स्वराज की बात करें तो ये जो सबसे पहले 1909 में लिखा जाता है। तो 20 से स्टार्ट होता हुआ हमारे पास दो ऑप्शन है, एक ये और एक ये, तो ये और ये तो नहीं होगा। स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, ये 1929 में लिखा जाता है, था महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो अगर हम बात करें कि डी के बाद सी किस में है, तो डी के बाद सी जो है ऑप्शन नंबर बी में देखने के लिए मिलता है। देखो यहाँ सी डी है, तो ये कट आउट हो जाएगा। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 जो होगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए राइट आंसर है। तो इलिमिनेशन लगा लो, थोड़ा सा सोच लो, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लो, तो क्वेश्चन इजीली क्रैक हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, लैटिन अमेरिका, the region of the world where the presidential institutions have dominated since the 19th century is also region with, फिर से स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। The Latin America, the region of the world where presidential institutions have dominated since the 19th century, उस समय जो लैटिन अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इंस्टीट्यूशन है डोमिनेट कर रहा था 19th सेंचुरी से, इज आल्सो द रीजन विद द highest number of the election take place, highest number of the women as a president, the highest level of regime instability, the higher level of the economic development has taken place। तो अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो ये और ये तीनों नहीं होगा। द हाईएस्ट लेवल ऑफ रिजिम इनस्टेबिलिटी थी, इसीलिए वहां पे जो प्रेसिडेंशियल इंस्टीट्यूशन है डोमिनेट कर रहे थे 19th सेंचुरी में। ओके, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 68 के लिए। Thucydides, the text of Peloponnesian War is a story between the ancient state। ये जो फेमस बुक है या वर्क है पेलोपोनेशियन वॉर का, जो इसमें बताते हैं कि एथेंस और स्पार्टा के जो बीच में वॉर हुआ था उसके बारे में, और ये एक रियलिस्ट थिंकर है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 69 के लिए। क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ बढ़ते हैं अब। Which of the following statement are correct about the Council of State? Council of State यानी राज्यसभा, राज्यसभा से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसको पढ़ के बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, द काउंसिल ऑफ स्टेट इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। जो राज्यसभा होता है वो डिसोल्यूशन के सब्जेक्ट मैटर में नहीं आता है, वो परमानेंट हाउस है, ठीक है, परमानेंट हाउस है। One fourth of the member of the Council of State retire on the expiration of the every second year। ये जो एक्सपायर होता है लोग, यहाँ पे 1/4 नहीं होते, 1/3 होते हैं। तो बी जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो बी इनकरेक्ट स्टेटमेंट पहले ढूंढ लेते हैं बी किस में है। तो बी ऑप्शन नंबर 1 में भी देखने के लिए मिल रहा है, तो ये गया 3 में भी देखने के लिए मिलता है और 4 में भी देखने के लिए मिलता है। तो इस हिसाब से ए और डी जो है करेक्ट स्टेटमेंट है काउंसिल ऑफ स्टेट से रिलेटेड। ओके, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट आंसर है। ओके, which of the following country is an example of coming together फेडरलिज्म? फेडरलिज्म के वैसे 2 टाइप हैं, कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म और होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। अगर हम बात करें कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म की, तो इसमें स्विट्जरलैंड, यूएसए आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर इंडिया की बात करें तो वो होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म है। ओके, कुछ कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म और होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म के एग्जांपल भी आप लोग देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 71 का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3 स्विट्जरलैंड। स्पेन, बेल्जियम और नेपाल जो है होल्डिंग टुगेदर में आएंगे। हु डिस्क्राइब इंडिया एज सॉफ्ट स्टेट? तो इंडिया को सॉफ्ट स्टेट बताने वाले जो फेमस थिंकर हैं वो है गुन्नार मिडरल। तो एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है, गुन्नार मिडरल इंडिया एज ए सॉफ्ट स्टेट वो बताते हैं।
Which of the following is not a type of political culture according to Almond? तो Almond एंड सिडनी वर्बा जो है सिविक कल्चर एक नामक बुक पब्लिश करते हैं जिसमें बताते हैं कि कैसे पॉलिटिकल कल्चर जो है अलग अलग देश का अलग अलग होता है पार्टिसिपेशन के बेसिस पे। तो वो 3 टाइप बताए थे, एक होता है पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर और दूसरा सब्जेक्टिव और तीसरा जो है पार्टिसिपेंट, ठीक है, पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर, ठीक है। ये सिविक किताब का नाम याद रखिएगा, सिविक कल्चर 1963 में ये पब्लिश हुआ था। आलमोंड एंड सिडनी वर्बा। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल कल्चर से रिलेटेड। तो इसमें वो कौन सा टाइप नहीं है, तो पैरोकियल है, पार्टिसिपेंट है और सब्जेक्टिव है, लेकिन ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल कल्चर के बारे में आलमोंड और सिडनी वर्बा कोई बातचीत नहीं करते हैं। और ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया था 5 कंट्रीज के स्टडी करने के बाद बताया गया था, ठीक है। तो वो 5 कंट्रीज भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 73 हो गया, लास्ट है हम लोग, 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 74 जो है, which of the following is not a type of party system according to the जियोवानी सर्टोरी। तो जियोवानी सर्टोरी जो है पार्टी सिस्टम में कुछ पार्टी टाइप बताते हैं, जिसमें बताते हैं कि सिंगल पार्टी सिस्टम, लिमिटेड और मॉडरेट प्लूरलिज्म, बैलेंस्ड और इफेक्टिव प्लूरलिज्म के बारे में वो नहीं बताते हैं, एक्सट्रीम पोलराइज और प्लूरलिज्म के बारे में बताते हैं, ठीक है। उसमें 5 टाइप पार्टी सिस्टम के बारे में बताते हैं जिसमें बैलेंस्ड और इफेक्टिव प्लूरलिज्म नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसके लिए? ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि यहाँ पे पूछा था नॉट ए टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम अकॉर्डिंग टू जियोवानी सर्टोरी। ओके, क्वेश्चन नंबर 74 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ बढ़ेंगे। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, विच एमंग द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ सार्क। सार्क एज ए मेंबर कौन सा कंट्री नहीं है? तो अफगानिस्तान, इंडिया, श्रीलंका तो है, लेकिन म्यांमार नहीं है, ठीक है। तो सार्क जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1985 में हुआ था, ढाका डिक्लेरेशन के द्वारा। इसका जो हेड क्वार्टर है ढाका, बांग्लादेश। रिसेंटली अगर बात करें तो इसमें अफगानिस्तान जो है एज ए मेंबर ऐड हुआ है 2007 में। तो ये भी आप याद रखिएगा। टोटल मेंबर इसमें भी आप याद रखना है, इंडिया, श्रीलंका, अफगानिस्तान, मालदीव्स, नेपाल, भूटान। ओके, तो ये थे हमारे टोटल 75 क्वेश्चंस जो 2024 में पूछे गए थे। आगे हम इस सीरीज में 23 और 22 को भी इंक्लूड करेंगे। आप बने रहिए हमारे चैनल बीएचयू वाले के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।